संविधान संविधान संविधान, मैं भी कहता हूँ संविधान से चलता है। तो ऐसा संविधान कौन सा संविधान बताइए मेरे को, जो संविधान हर समाज को जीने का अधिकार रखता है, हर समाज को बात करने का अधिकार रखता है। तीसरा विकल्प की बात आपसे मैं मेगा की कहना चाहता हूँ, वास्तव में देश को तीसरा विकल्प चाहिए। और तीसरा विकल्प में यदि हमें कोई चुनता है, डेफिनेटली तैयार नहीं। हम सर पर पगड़ी इसलिए बांधते हैं, समाज नहीं पूरा राष्ट्र की शान, और नीचे सर इसलिए रखते हैं, साथ में नीचे पाँव कैसे रखते हैं ना, कि हम सूर्यवंशी राजपूताना है, हमने राष्ट्र की सेवा की इसलिए राष्ट्रपति कहलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। सियासत से तय नहीं होते विरासत के रास्ते, संघर्ष तय करता है जमीन की कीमत। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ ऐसा एक संघर्ष करता मैं आपको बताना चाहूंगी, सुरेश सिंह सोनगिरे मेरे साथ मौजूद है। आपको इनका परिचय बता दूं, सुरेश सिंह सोनगिरे एक बेबाक तरीके से बोलने वाला व्यक्तित्व है, जो खुलकर अपनी बातें मंचों पर रखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और साथ ही अगर इनके पद की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना के महासचिव सुरेश सिंह सोनगिरे मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि संघर्ष से सफलता की कहानी क्या है। सबसे पहले तो सोशल वायरल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि आपने बोला संघर्ष क्या है, संघर्ष के ऊपर भी आपने मेरे से रखी कि भैया आपने राजनीति की भी बात रखी और संघर्ष भी रखी। तो मैं आपको बताऊँ, मैं किसान का लड़का हूँ, और किसान का लड़का स्वाभाविक है, तो किसान खेती होगी, खेती भी मेरी दादा किसान थे, मेरे पापा आदमी किसान है, मेरे दो भाई हैं वो भी किसान है। मैं रहने वाला नंदखड़ा क्षेत्र रसूलिया केलवा एक कस्बा गाँव का, छोटे से गाँव का हूँ। आज भी मेरा गाँव यदि देखा जाए तो मेरे गाँव में सबसे यदि छोटा घर, और यदि देखा जाए तो पुरानी घर की कृष्टि में आज मेरे घर पे कवेली है। आज भी इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बात आती है कि सबको क्या मिला, उनको क्यों मिला, मेरे घर ऐसा क्यों है। मेरे भाई वास्तव में आज भी बहुत गरीब है, मैं गरीब फैमिली से हूँ। मेरे को 1 बीघा में भी बहुत कम जमीन थी, वो मेरे साथ आई, और 1 बीघा कमाने के बाद फिर मेरी लाइफ में मैंने एक चीज को देखा, महसूस भी किया मैंने, कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें संघर्षपूर्ण रही है। तो क्या संघर्षपूर्ण सिर्फ काम करने से ही मेरा संघर्ष खत्म हुआ, या काम करने से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया मैंने, उससे काम खत्म हुआ? मेरी मेहनत के पीछे क्या ये 2 नंबर इनकम, 1 नंबर इनकम, मेरे को बहुत दाग लगते हैं। जैसे आपने बोला मैं बेबाक बोलता हूँ, तो मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ और ऐसे ही व्यक्ति हूँ। क्योंकि मैम ये संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस संघर्ष के पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, बहुत तप किया, बहुत मैं उज्जैन महाकाल मंदिर से नगरी से मैं जब छोटा सा था, जब मैं गांव से भाग कर आया था, एक जेब में मेरी बाटी थी, एक जेब में चटनी रोटी थी। बाटी जब मेरी जेब में थी मैम, तो मेरे पास इतनी एजुकेशन, इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं थी कि मैं उस रोड को भी क्रॉस करूँ। ये वो आज भी वो बस स्टैंड मुझे याद आती है, जब मैं बस स्टैंड पे वहाँ सोता था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं, वो बाटी खत्म होने के बाद मुझे वो दर्द, वो तकलीफ आज भी याद है मुझे, कि फिर मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ काम किया था। मैं बस धोया करता था, उल्टी की बस धोता था। जब बस धोता था उल्टी की, तब मुझे बहुत, ऐसा नहीं कि मुझे गलत लगता था, मुझे गर्व फील होता था मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। जैसे आज के युवा बोलते हैं ना, जैसे आपने एक सवाल रखा था कि आज के युवा शराब की ओर जा रहे हैं, आज के युवा मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं एक सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मैं बस धोने से मेरे कार्य शुरू किया था। बस से धोते तो उल्टी की बस होता, अंदर की बस मुझे धोने देते थे वहां, मैं उल्टी की बस धोया करता था। जब मैं उल्टी की बस धोता था तब मुझे 10 रुपए की एक बस धोता था। धोते 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 एक दिन क्या हुआ कि मैंने बस धोते धोते सही कांच साफ नहीं हुआ, तो एक व्यक्ति ने मुझे बहुत मारा, ड्राइवर, और मेरे कपड़े में मेरी बनियान निकाल कर मैंने उसको साफ किया था कांच। रोते रोते उस आंसू से मैंने एक ही बात सीखी थी, क्या मैंने जीवन में यही करना है या और आगे बढ़ना है। तो फिर मेरे अंदर से जवाब आया था कि अपन कार्य को इसे बंद मत कीजिए, शराब पीना या डिप्रेशन में जाना, या मैंने मार खा ली थी
तो हमारी सिर्फ मेरे लिए वो नहीं था कि मैं इसे खत्म करूं। मैंने उससे शिक्षा ली और अपना संघर्ष को बढ़ा के मैं इंदौर आया। इंदौर में किशनपुरा पुल देखी होगी आपने, और किशनपुरा पुल पे मैम मैं कम से कम 4 से 5 7 दिन तक लगातार सोया, बदबू आती थी बहुत, तो मुझे मच्छर काट, तो वहां पे टाट पड़ा था, वहां टाट उड़ के सोया। तो एक नोबल सिक्योरिटी गार्ड चलती थी वहां पे, तो उनके मालिक के शर्मा जी की मुझ पर नजर पड़ी और वहां से मुझे उठाकर ऑफिस ले गए, ऑफिस से उठा के मुझे खाना खिलाया। और उस दिन उनने मिलकर मुझे एक छोटी सी नौकरी प्रोवाइड की थी, और वो थी बिचौली मर्दाना। और टेलीफोन एक्शन में उसी के अंदर बिचौली मर्दाना में पटेल साहब का वहां पे विद्यासागर हॉस्टल था। विद्यासागर हॉस्टल के अंदर वहां पर एक टेलीफोन एक्शन था, वहां की देख रेख में करता था, और वहां से मेरी नौकरी का स्टार्ट हुआ। संघर्ष करते 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 मैंने टेलीफोन एक्शन में भी काफी अच्छा काम किया, बहुत बड़े लेवल में उसका एक कार्यस्थल पर पहुंचा। फिर उस काम को मैंने वापस छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर बॉम्बे गया। फिर बॉम्बे जाने के बाद मैंने चूड़ियां बेची, बेंटेक्स की चूड़ियां। आज भी मुझे मालूम है कि बेंटेक्स की चूड़ियां लेडीज के पास घर जाता था, मेल बजाता था, और मैं स्मिथ बोलता था कि मैडम इस पर 20% कॉपर, 80% निकिल, 1.5% गोल्ड प्रिंटेड है। गोल्ड प्रिंटेड से निकिल से आपके हाथों में एलर्जी नहीं होगी, उसमें कॉपर मिला हुआ, निकिल से पानी कट जाएगा। जैसे स्पीच थी, आप 2 मिनट सुनेंगे तो 2 पॉइंट खेल मिलेंगे। इस प्रकार में चूड़ियां बेचते बेचते जबलपुर गया। जबलपुर गए के बाद तातुतालपुर एमजी स्कूल के पीछे और मेरे वहां ऑफिस बहुत चूड़ियां बेची, घर घर जाके चूड़ियां। आज भी मेरी सिस्टर है, वो आज भी मैं याद करता हूँ, तो मुझे बहुत बेड़ा घाट है। वहां की फोटोग्राफी मैं आपको दे सकता हूँ चूड़ी बेचते हुए। मैंने अपने संघर्ष को छोटा नहीं किया, चूड़ी बेची, चूड़ी बेचते 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 उड़ीसा गया, उड़ीसा में बहुत संघर्ष किया। फिर चॉकलेट बेची, चॉकलेट बेचते बेचते मेरे सफर में, मेरी जिंदगी में कोई आया, और आने के बाद भी उत्तर पाला, बहुत कुछ हुआ। और जब मेरे बच्चों को दूध पिलाने का भी मेरे पास पैसा था, इतना संघर्ष फिर से हुआ। फिर हमने बुटीक खोला, और बुटीक खोलने के बाद फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। अचानक ईश्वर परमात्मा की मंजूर क्या थी, और वो बुटीक खोलते ही मेरे पास क्या हुआ मैम कि अचानक दिवाली के समय तो मेरे घर में रॉकेट घुस गया, और घर में जो कैश पड़ा था वो कैश वे सब खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद मेरे बहुत बड़ी विपदा और बहुत बड़ी लाइफ में बहुत संघर्षफुल हुआ। मैं आपको बताऊं, जिस ऊंचाई पे मैं जाता हूँ कभी कभी, तो मैं इसको मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिंदगी का संघर्ष कैसे हुआ। जिंदगी का संघर्ष में हम आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मैंने एक बहुत तकलीफ देखा, तकलीफ ये देखी कि चॉकलेट बेची, इतनी कार्य की है। जब मैं बुरी दपोरी में एक बार चूड़ी बेचते बेचते सरदार जी की घर बेल बजाई, और बेल बजाते मैंने जिससे चूड़ी बेची, और चूड़ी बेचते ही मेरे को जिससे चूड़ी बेची, तो वहां पर सरदार जी कहीं तो बहुत जिंदगी का नई स्टोरी बनी, और वो इतिहास अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंडस्ट्री मिली। पहली इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री टूर ट्रेवल्स का कंपनी का था, उसके ऊपर भी केसेस हुए। मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया। मार्केटिंग करना मेरा फर्ज था, मेरा कार्य करना मेरा फर्ज था। इसी प्रकार युवाओं को भी मैं आपसे बोलता हूँ, युवाओं को मेरे बोलता हूँ कि भैया संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही लाइफ है, और संघर्ष ही अचीवमेंट दे जाता है। आपको बैठने से, शराब पीने से, डिप्रेशन में जाने से आपको जीवन में कामयाब नहीं मिलती है। संघर्ष कीजिए, जीवन में जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतने ही बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात सुरेश जी ने लाइन कही कि तकलीफ जितनी बड़ी, सफलता उतनी बड़ी होती है। सुरेश जी, माथे का तिलक और पगड़ी और विवाह शब्द ये बता रहे हैं कि राजपूताना अंदाज कितना अच्छा होता है। इसी से सवाल, ये माथे पे पगड़ी क्यों पहनी जाती है? मैं जब भी आपसे मिलती हूँ तो माथे की पगड़ी देखती हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली क्या है कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये माथे पे पगड़ी, सर पे माथे पे तगड़ी, सर पे तिलक और घनी मूछें का एक रहस्य है। सबसे पहले वो बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मैं युवाओं से, पूरा भारत से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप शराब और डिप्रेशन में मत जाइए। शराब में व्यक्ति उल्टे कदम उठाता, आप अपने टैलेंट पे विश्वास कीजिए, धैर्य विश्वास कीजिए। मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत काम किया, डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत काम किया, उसमें संघर्ष की किताब लिखी गई, और संघर्ष में मुझे क्या मिला, मैंने तकलीफ आई। हमारे देश के न्यायपालिका में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जाता है कि मैम कोई भी किसी प्रकार की कोई भी धारणा लगा देता है और आपको उठा के जेल भेज देता है। मैम जब मैं संघर्ष में जब आगे बढ़ने लगा ना, सुरेश जी आप भी जेल में हैं। हाँ, तो वही तकलीफ आ जाती मेरी आंखों में, मतलब नम्रता और कटुता भी, गुस्सा भी आता है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग जो करता, मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, करोड़ रुपए कमाया, तो लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा कमाया मैंने, मेहनत इतनी की, रात रात दिन दिन भर में काम, एक एक दिन में 4-4 सेमिनार, 5-5 सेमिनार, कट कोट पेन टाई पहनकर बहुत काम किया। और 2018 में मुझे एक मुकदमा में, कंपनी, एक इंडस्ट्री है, विसार की कंपनी, उसमें मुझे
मैं आरोपी नहीं था और मुझे ब्लैकमेलिंग का फोन आता है कि 16 लाख रुपया दो तो आपका भी नाम हम जोड़ देंगे। इस प्रकार मेरा नाम नीमच जिला से ना फोन आया और वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में उस कंपनी पे मुकदमा हुआ। तो फिर मेरा नाम छोड़कर मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया कि यदि मैं पैसे देने लग जाऊंगा तो यहाँ के आज के युवा, आज का संघर्ष ये क्या जाए, न्यायपालिका क्या। न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि भैया सही यदि गलत है, जो गलत है उसे सजा दी जाए। मैं डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट काम करने वाला, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा। मैंने खुद ने पैसे इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें मैंने अच्छा काम किया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है एक कंपनी सीधा कस्टमर तक पहुंचा, बीच की बचौले करता हूँ तो बीच के पैसे हमें मिलते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग से मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। और डायरेक्ट सेलिंग मेरा एक संघर्ष का एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा रही है, उसमें भी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास लिखा है, करोड़ों रुपए कमाया। तो जब मेरे को मुकदमा होने के बाद जब मुझे मेरा डायरेक्ट नाम जोड़ दिया और मेरे को जेल में दिया, और जिस दिन मैं जेल गया ना, इतनी तकलीफ हुई कि मुझे शायद मेरी किस्मत में, मेरी जिंदगी के, शायद मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी हुआ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्य आपसे ये कहूंगा कि मैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊंगा कि जिस वक्त मैं जेल गया ना, जिस वक्त मैं जेल गया हूँ, तो जेल जाने के बाद फिर मुझे उसी टाइम पे कोरोना काल आ गया। तो मुझे न्यायपालिका से न्याय मिलने में बहुत देर हुई। मैंने 30-32 महीने जेल काटी है और उस जेल के बाद फिर मेरा संघर्ष, मैंने तिलक निकाल लिया। तिलक का परिचय का मतलब ये है कि आपका विजय, ये विजय तिलक है। सर पर पगड़ी का मतलब मैं राजपूताना को लेकर जीता हूँ, जो मेरे पूर्वजों ने किया है, और सत्य के रास्ते पे चलकर अपनी समाज और पूरी समाज को अपने सर पर ताज बना के चले। मैं इसको नस मस्तक होकर प्रणाम करके हमेशा पहनता हूँ। ये मेरी पद नहीं है, जवाबदारी मुझे विश्वास करके मुझे पहनना है। साथ में ये मूछे का मतलब ये है कि मैं, मेरी प्रतिज्ञा और मेरा तप और तपस्या है, ये मेरा कल्चर भी है राजपूताना और मेरी प्रतिज्ञा भी है। मैंने अपने जीवन में जितना कठोर, जिस प्रकार लोगों ने हमारे साथ जातियां की है, उन जातियों को जवाब जब तक नहीं दे दूंगा जब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। ये मेरा चैलेंज उन लोगों के लिए भी और युवाओं के लिए कहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसे आज जो मैं देख रहे हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी के विवरण लेने की बात करते हैं तो सुरेश सिंह के पास बहुत पैसे हैं, तो आप इंक्वायरी कीजिए। मेरे पास इनकम टैक्स भरता हूँ, मैं टैक्स कमाई का इनकम है। आज ये लोग महल की बात करते हैं, मैम ये राजमहल नहीं, डायरेक्ट सेलिंग महल है। ये वो सौंदर्य कुटुंब हवेली है जो उम्मीदों से बनती है, और उम्मीदों के साथ तकलीफ जितनी बड़ी थी उसके लिए मैं आज भी काम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मुझे इससे बड़ी और भी उपलब्धि मिलेगी। और एक दिन मेगा जी, मैं आपको बताऊंगा और बड़ा काम करूंगा और लोग जलेंगे और फिर भी कोई मुकदमा करे, मुझे मुकदमा से डरना है, अपने दुनिया से डरने वाला हूँ। अब तो मैं युवाओं को इतनी कह रहा हूँ, आइए हम सब मिलकर एक अच्छा कार्य करते हैं, बड़े कार्य करके। मेरा मकसद है, मैं आज मेरा लक्ष्य बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी से जब हम आपसे भी मिलते हैं, आप लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, आप गरीबों के मसीहा बनते हैं, क्या ये जो आपकी करनी सेना है, क्या ये आगे जाके तो पार्टी का बड़ा रूप लेगी? क्योंकि आज जब देश में हम देख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम तरीके की पार्टियों में भ्रष्टाचार के घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में जनता विश्वास किस पे करे? ये समझने और सोचने की शक्ति जनता की खत्म हो चुकी है। तो क्या आपकी करनी सेना कुछ ऐसा भी सोच रही है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश सबसे बड़ी पार्टी का देश है आज के डेट में, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल क्या चलता है, ये मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि बहुत सारी गलतियां तो फिर से इन्हें दोबारा हो रही है। तब जाके इतनी जीतने के बाद भी इनको हार मान जाती है कि बार बार टिकट दे देना, इसी व्यक्ति को टिकट देना। मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रोटोकॉल चेंज होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक बार टिकट दे दी, दूसरी बार उसको मौका तीसरे को भी देना चाहिए। आप जैसे भी कैमरामैन को भी अच्छा मौका देना चाहिए, तो आपको भी मौका आना चाहिए। आने वाला भविष्य आपका भी चैनल हो सकता है, आने वाला भविष्य मेरे भी एक अच्छी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, या मैं अच्छा नेता हो सकता हूँ। अच्छी मुझे भी टिकट देने का अधिकार प्रशासन का, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलतियां की मैम कि एक ही टिकट बार बार दोहराई, तो उनको आज वो उन चीजों का नुकसान भी होना पड़ा है। फिर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं आपको। फिर आती है आम आदमी पार्टी, बहुत कुछ किया, आज वो क्या कहा, जेल में है कि क्यों है, वो क्यों है क्यों नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। अब तीसरा विकल्प की बात आपसे मैं मेगा ये कहना चाहता हूँ, वास्तव में देश को तीसरा विकल्प चाहिए। और तीसरा विकल्प में यदि हमें कोई चुनता है, हम डेफिनेटली तैयार नहीं। हम सर पर पगड़ी इसलिए बांधते हैं, समाज नहीं पूरा राष्ट्र की शान, और मुझे सर पे इसलिए रखते हैं, साथ में मुझे दाव पे से रखते हैं मैम कि हम सूर्यवंशी राजपूताना है।
हमने राष्ट्र की सेवा की, इसलिए राष्ट्रपुत्र कहलाते हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए हमें राजनीतिक में भी उतरना पड़ा है, तो स्वाभाविक है, चाहे वर्तमान पार्टी हो, चाहे तीसरा विकल्प ही हो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करीना सिन्हा हो चुकी है, उसके पास भी है तीसरा विकल्प ही है। वक्त आने पे हम अपने विचार हम रखेंगे, और तीसरे विकल्प की रही बात तो हम रखेंगे। और भारत देश में न्यायपालिका के ऊपर भी जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से कहा जाता है, बहुत बड़ी बात कही जाती है। बहुत सारे लोग समाज के ठेकेदार बनकर बोलते हैं कि वो बहुत कि भैया हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान संविधान संविधान। मैं भी कहता हूँ संविधान से चलता है, तो ऐसा संविधान कौन सा संविधान बताइए मेरे को, जो संविधान हर समाज को जीने का अधिकार रखता है, हर समाज को बात करने का अधिकार रखता है। आप चूंकि ऐसा कहते हैं कि आप 1 लाख युवाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं, कैसे बनाएंगे 1 लाख युवाओं को करोड़पति? मैम आपने बहुत अच्छी बात रखी है, और बहुत अच्छी बात पे मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैम भारत देश में कोई इंडस्ट्री खोलकर अभी मैं जॉब नहीं दे सकता हूँ, मैं माफी चाहूँगा ना। मेरे पास ऐसा कोई तीसरा विकल्प है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अच्छी इंडस्ट्री है तो प्रोडक्ट बेसिस इंडस्ट्री हो, या टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो, या कभी मेटावर्स में, या कोई भी अच्छी इंडस्ट्री यदि मुझे आती है मेरे साथ, तो डेफिनेटली उस मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में जो मेरे साथ करके काम कर, जिस प्रकार आप देख रहे हो अलीशान, मैंने ये हवेली अलीशान जैसे ये विजय पटाखा लहरा है, इसी प्रकार एक बार और जिस तरह से मैंने अपने जीवन में करोड़पति बनाऊं, मेरा लक्ष्य है। पिछली बार मैंने 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का संकल्प लिया था, इस बार मैंने अपनी लाइफ में 1 लाख लोगों को करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग में बनाने का संकल्प लिया। तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए आगे काम कर रहा हूँ, अच्छी इंडस्ट्री आती है, अच्छी इंडस्ट्री में काम करूंगा। कुछ लोग बहुत सारी इंडस्ट्री में मैं डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन सा काम किस कंपनी में करूँ। मैं सभी कंपनी में देख रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता जाएगा मैं युवाओं को रोजगार देता रहूंगा। मेरा पर्सनल इंडस्ट्री भी चलती है, फ्रंट पॉइंट सिक्योरिटी हमारी भी चलती है, जो सिक्योरिटी के लायक सिक्योरिटी देंगे, लेकिन वहाँ करोड़पति नहीं बना सकते, वहाँ रोजगार दे सकते हैं। बातें आप करते हैं, लग रहा है नेता बनने के लिए कोई कमी बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको एक अच्छा ऑफर देती है तो एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार मुझे अच्छे लगे हैं, और विचारों के साथ मैं काम भी करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज जाके सदस्यता ले लूँ, ये आगे के विचार है। भारतीय जनता पार्टी है या विपक्ष हो या कोई भी पार्टी जो मेरे विचारधारा से मिली है, मैं राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ। राष्ट्रपुत्र का मतलब राजपूत, राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपुत्र का मतलब सारी समाज में समा जाए, सारी समाज में समा जाए, वो विचार वाली पार्टी मिलेगी, राष्ट्रहित की पार्टी मिलेगी। पार्टीवादी होगी तो मैं नहीं काम करूँगा, राष्ट्रवादी होगा उस पार्टी में काम भी करूँगा। और रही बात नेता, तो मैं नेता नहीं, मैं जनसेवक के रूप में काम करूँगा। राजस्थान की सरकार, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, आप लगातार हमलावर है इस बात को लेकर कि शीला गोगावड़ी के ऊपर जिस तरीके से हत्या के हत्या को लेकर के लगातार धमकियाँ आ रही है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। उसके पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से उनके पति की हत्या कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे आज सरकार को? सरकार को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने हमारे चमचमाती हुई तलवार की धार की तरह राजपूत का हीरा, कोहिनूर, सर्व समाज का कोहिनूर, भगवत रक्षक, मेरा हिंदू हृदय सम्राट सुखदेव सिंह बाबा जो हमारे बीच में नहीं रहे, इस सरकार की लापरवाही की, पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से गए। 1 बार धमकी मिली, 2 बार धमकी मिली, फिर भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेघा जी कि जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे इनको जान से मारने की धमकियाँ मिल चुकी, तो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, उनको सिक्योरिटी नहीं दी। फिर हमने केसरी महापंचायती की, वहाँ पे भी हमारा मकसद यही था। फिर वहाँ की सरकार ने, कहाँ की सरकार, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हरियाणा की सरकार से लेटर आ चुका था। हरियाणा की सरकार ने क्लियर बोल दिया, भाई प्रशासन ने बता दिया इनको 4-5 लोग को जान से मारने की हरकत हो चुकी है। फिर भी मुख्यमंत्री जी की, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनने उनकी काम में हत्या करवानी थी। पिछली सरकार ने मर्डर किया, हत्या करवाई है, और वापस भारत सरकार में हमारी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की सरकार, आज सरकार वहाँ है राजस्थान में। मैं सरकार को और पूरे गृह मंत्री जी को और सारी सरकार को चेतावनी देता हूँ, यदि इस बार बादिशा हुक्म कर आँच हुई ना, राजपूत में सर्व समाज किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी घटना हुई ना, तो पूरी समाज, सर्व समाज ये घटना कभी माफ नहीं करेगा। और हम आंदोलन नहीं, हम इनकी औकात को सरकार के लिए दिलाएंगे। मैं विरोध भी जाना पड़ा तो मैं विरोध भी करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आवेदन करना चाहता हूँ। और प्रशासन से इतनी बड़ी धमकी मिल रही है, क्या कर रही है प्रशासन? वर्चुअल नंबर क्या हमारी एजेंसी इतनी कमजोर हो चुकी?
ऐसी कमजोरी हो चुकी है हमारी एजेंसियाँ कि आज की डेट में एक धमकी मिलती है किसी को जान से, वो भी लेडीज को। अरे मेघा जी, इसका मतलब है तो आप भी सेफ नहीं हो। तो ये गलत, बहुत गलत हो रहा है और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा आज के समाज को। हम वापस इंदौर पे आते हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से इंदौर आज लगातार आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता की बात करें, कैपिटल इनकम की बात करें, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड इंदौर में आया है जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले का वाक़या है, न्यायनगर में जिस तरीके से घरों को तोड़ा गया, उसमें महिलाएं अपने आशियाने से उजड़ने के बाद जिस तरीके से रो रही थी, लग रही थी, आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को इस बरसात के मौसम में आशियाने नहीं उजाड़ने चाहिए? मैं सबसे पहले तो प्रशासन को और यहाँ की न्याय व्यवस्था को मैं क्लियर मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये बहुत निम्नता है। मैं कैलाश जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, कैलाश जी से जो शहर को चलाते हैं या न्यायपालिका चलाते हैं वगैरह जी, कैलाश जी जितने भी बड़ी नेता माननीय नेता बीजेपी के लिए यहाँ के मेयर साहब से कहना चाहूँगा कि पहले सामने वाले व्यक्ति का आप इंतजाम कर दीजिए। यदि आपको गलत लगता है कि ये गैर कानूनी बना हुआ है, उसको नोटिस दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, 4 नोटिस देने के बाद फिर मैं आपसे कहता हूँ, फिर यदि उसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो सरकार ने मुझे वोट राज्य में तो बड़े बड़े वादा करती है गरीबों का देना, ये करना, तो पहले उनकी व्यवस्था कर दें, उनको ट्रांसफ़र कर दे, पहले उनको दे दे, कहीं व्यवस्था करके दे दें। और यूपी में इतने सारे मकान, मैं तो कहता हूँ योगी जी और मोदी जी ने तो इतना बड़ा बीड़ा उठाया, कई लोगों को घर दे रहे, तो फिर जिनके घर टूट रहे हैं उनको ही घर दे दें, उसके बाद तोड़े करें, अच्छे रोड चौड़ा करें। मैं किसी की बीच में ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया, लेकिन ये गलत किया किसी को बारिश में कर दूँगा, अब अच्छे मौसम देख के भी कर लेते हैं, ये गलत, बहुत कड़ी निंदा है। और अभी प्रशासन ने जिस तरीके से कड़ी सख्ती करी है कि 11:30 के बाद इंदौर बंद रहेगा, ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि जो लोग बिजनेस रात में करते थे, जो लोगों का रात में कारोबार चलता था, कारोबार मतलब बार नहीं, कारोबार का मतलब बार नहीं करें, कारोबार मतलब जो लोग नाइट में ड्यूटी करते हैं वो चाय नाश्ते के लिए कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, जिन लोगों ने बहुत महंगे महंगे किराए के गुमटियाँ ले रखी है या किसी ने ऑफिस ले रखी है, वो कैसे काम करेंगे? तो क्या सरकार जो ये कर रही है, आप इससे सहमति रखते हैं? देखिए मैडम, मैं तो सरकार की ही बात कहूँगा। कैलाश जी ने पहले कहा था कि भैया पहले तो हमारा जो इंदौर सबसे फेमस है खाने के, शराफा मार्केट मेरे हिसाब से 12 बजे बाद चालू होता तो 4 बजे 3-4 बजे तक चलता था। हाँ, जिस प्रकार से सोचा गया था कि माता बहनों बहन बेटी की सुरक्षा के हिसाब से उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इसे बंद किया जाए, तो बंद क्यों किया जाए? मेरे हिसाब से सुरक्षा दे दी जाए, एक ये भी तो अच्छा था, क्योंकि हमारी जो पहचान, इंदौर की पहचान ही है ये, रात की रानी, मतलब खाना पीने में शुरू करता है, तो हम क्यों ना भैया उसको हम फिर से वापस करें। फिर कैलाश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद मैंने वो समझा भी था, सुना भी था कि कैलाश जी कह रहे कि रात का वापस बिजनेस चालू होगा, हमारा बंद नहीं होगा, कुछ कह रहे, और फिर वापस से देखने को मिलता है। तो ये मैं कैलाश जी से भी इतना ही निम्र निवेदन करना चाहता हूँ दादा से कि सबको जीने का अधिकार दादा, और इंदौर फेमस हमारा रात का पोहा जलेबी के साथ साथ इमरती के साथ साथ शराबा का मार्केट का बहुत सारा कुलचा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चटपटा इंदौर कहते हैं, तो इस पर बढ़ावा दें, ना कि इसको घटाएं। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, यदि ये ऐसा हो रहा है, बंद हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। ये तो 2 चीज़ से हो सकता है कि रात की 12 फिर भी तो चल रही है, बड़े बड़े पब चलते हैं, उनको बंद करें। शरीफ लोग कहाँ जाएंगे? शरीफ लोग तो मैम पोहा जलेबी खाएंगे, पराठा खाएंगे, चटनी वो क्या क्या इंदौर की जो डिशें हैं बहुत चटपटा, दही वाला, दही बड़ा, मतलब मुंह में पानी आ जाता है मैम। ऐसी प्यारी प्यारी डिश होती है, वो उसको वापस चालू किया जाए, और इसके पक्ष में मैं व्यापारियों के पक्ष में मैं खड़ा हूँ, और हम सब मिलकर इसको हम चालू कराने की विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, और प्रशासन को ये कहेंगे कि गलत नहीं, उसको सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे इंदौर खाने पीने स्वच्छ में भारत में नंबर 1 है, तो हमारे इंदौर का चटपटा खाने में भी नंबर 1 है, इसे बंदी किया जाए। मेरा आखिरी सवाल, सुरेश सिंह सोनगरा आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या करने वाले हैं? सुरेश सिंह सोनगर अपने आप में कल की भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं कल जिंदा रहूँगा, लेकिन हाँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैंने अपने आप में प्रतिज्ञा ली मैम कि जिस प्रकार मैं कामयाब हुआ हूँ, जिन लोगों की बदौलत पे कामयाब हुआ, उनको कामयाब बनाना मेरा फर्ज है, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिस प्रकार मैं बनाऊँ इतनी बड़ी कामयाबी पे, मैं 1000 लोग को नहीं 1,00,000 लोग को करोड़पति बनाऊंगा मैं, ये मेरा लक्ष्य है। 10 साल के अंदर अंदर ये कामयाबी पहुंचूंगा। मैं कितना बड़ा बनूंगा मैटर ये नहीं मैम, मैं कितने लोगों को बनाना चाहता हूँ, और ये मेरा मकसद है। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से बन सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मैम, जैसे कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में तो मैं हजारों करोड़ रुपए लगा के मैं इंडस्ट्री तो खोल नहीं सकता हूँ, और खोल भी ली
तो मैं वहां जॉब दे सकता हूँ। अब युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मैसेज आपने कहा कि युवाओं को भाई अपनी टैलेंट पे विश्वास रखें, धैर्य पे विश्वास रखें, जो भी काम मिले करें, छोटा बड़ा। मैंने बसें धोई, मैंने चूड़ियाँ बेची है, मैंने चॉकलेट बेची है, मैंने हर कार्य को कहा। वो जो छोटी नौकरी भी कर रहे हैं ना, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। आपके पास काम बड़ा मिलता जाए, छोटा काम छोड़ते जाओ, बड़े आगे बढ़ते जाइए आप, तब जाके कामयाबी मिलेगी। सिर्फ कामयाबी के लिए आप बैठे रहोगे घर में, दारू पीते रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, थोड़ी कामयाबी मिल सकती है, कभी नहीं।